हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube मंच विराट फोरम पर। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक नई कक्षा लेकर आया हूं। ज्योग्राफी की कक्षा है जिसका नाम है वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर। देखिए, हम वायुमंडल और एटमॉस्फेयर को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मानते हैं क्योंकि इससे कभी कभी जो है एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम वायुमंडल के संगठन की बात करें तो हम देखेंगे कुछ गैसेस हैं जो वायुमंडल में बहुत अच्छी तरह से बिखरी हुई हैं और पूरी तरह से जीवन को कहीं ना कहीं ये प्रभावित भी करती हैं। सबसे बड़ी गैस नाइट्रोजन है जिसको माना जाता है कि वो 78% तक है वायुमंडल में और 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो आयन मंडल के ऊपरी स्तर तक भी इस गैस की हम प्राप्ति कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो कि 21% है वो 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि हम इसे बता सकते हैं कि ये मध्य मंडल से थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर की गैस हमारी ऑर्गन है। ऑर्गन एक अभिक्रियाशील गैस है और पीरियोडिक टेबल में भी इसे एक स्थान दिया गया है, जैसे आपको पता ही है। प्रश्न अक्सर ये आता है कि वायुमंडल में तीसरे नंबर की गैस का क्या नाम है, तो आप बताएंगे कि वो आर्गन है। कभी कभी इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज इस गैसेस का है, तो आप बताएंगे 0.93% ये वायुमंडल में है। चौथे नंबर की जो गैस है CO2 मानी जाती है, 0.03 और ये 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। बड़ी घनी गैस होती है और आपने एक कंसेप्ट सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण जो है उत्पन्न होती है। देखिए, इस गैस को जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों माना जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। CO2 हानिकारक इसलिए है क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग करती है और लाभदायक इसलिए है क्योंकि इस गैस के थ्रू पेड़ और पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। अब अगर हम वायुमंडल की गैसेस में जाएं और ये देखने की कोशिश करें कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस वो कौन सी है, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन जो है पाई जाती है। सबसे बड़ी गैस है और हर एक अम्ल का एक जरूरी तत्व भी हाइड्रोजन को माना जाता है। अगर हम ओजोन की बात करें जो कि एक अभिक्रियाशील गैसेस है आल्सो, तो उसका परसेंटेज 0.02 है, वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्षोभ मंडल से। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानना यह है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। पृथ्वी से 18 से 12 किलोमीटर हाइट पर यह मंडल स्थित है और इस मंडल की सबसे खास बात है कि ध्रुवों पर यह मंडल 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह जाता है और भूमध्य रेखा पर कभी कभी 18 और कभी कभी 12 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई हो जाती है। इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि ये मंडल के अंदर मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का गरजना और बहुत सारी मौसमी घटनाएं इसी मंडल के अंदर पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल के अंदर जेट धाराएं भी बनती हैं। ये अक्सर आपने सुना होगा, जेट धाराएं। देखिए, ये जो जेट धाराएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु है या फिर हमारा जो मौसम है उसको बदलाव का प्रतीक माना जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारे वायुमंडल के ऊपर। तो जेट धाराएं कहाँ मिलती हैं? क्षोभ मंडल के अंदर। अगला मंडल जो है समताप मंडल है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। प्रश्न आता है कि ओजोन परत पृथ्वी से कितने हाइट पर पाई जाती है, तो हम बता सकते हैं 16 से लेकर 20 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कहीं कहीं ये 30 किलोमीटर पे भी चली जाती है, लेकिन चूंकि प्रश्न जितनी बार भी आया है उसमें 16 और 20 की रेंज देखी गई है। हालांकि कुछ बुक्स में आपको 35 किलोमीटर भी मिलेगा लिखा, लेकिन आप नोटिस करना कि ऑप्शन जो रखे गए हैं एग्जाम के अंदर वो इन्हीं दो रेंज के बीच में रखे गए हैं, या तो 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए या फिर 20 आ जाए। अब हम सप्ताह मंडल की बात करें तो इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि इस मंडल के अंदर वायु नहीं चलती। लेकिन वायु नहीं चलती ऐसा भी नहीं है, वायु केवल क्षैतिज दिशा में नहीं चलती। क्षैतिज वायु संरक्षण संचरण
संचरण नहीं पाया जाता, यानी इस मंडल के अंदर सीधे रूप से हवाएं नहीं चलती, बल्कि हवाएं जो हैं वो ऊर्ध्वाधर रूप से चलती हैं, यानी हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। इसी वजह से वायुयान चालक जितने भी हैं वो अपना प्लेन इसी मंडल में उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि सामने की हवाएं होती नहीं है, हवाएं नीचे से अपलिफ्ट करती हैं किसी भी प्लेन को। तो इस वजह से ये मंडल एक फाइटर प्लेन के लिए या फिर एक सामान्य वायु जहाज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। और तापमान यहाँ पर लगभग स्थिर रहता है। ओजोन परत की अगर हम बात करें तो ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। जैसे हम जानते हैं सब लोग, अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा कर लिया गया है, इसी वजह से समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है वो कुछ गर्म पाया जाता है। अब अगर ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी के ऊपर अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाएंगी और जो ग्लेशियर्स के लिए भी बड़ी हानिकारक हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकती है गैस ओजोन, और ध्रुवों की बर्फ अगर पिघल जाए तो समुद्र का तल ऊपर बढ़ जाएगा, जिसके कारण कई सारे द्वीप डूबने की कगार पे आ सकते हैं। अगला मंडल हमारा है मध्य मंडल, जिसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। देखिए, मेसोस्फीयर की वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस है नहीं है, लेकिन चूंकि एक प्रश्न आता है कि मंडलों का क्रम लगाइए नीचे से ऊपर की तरफ, तो एक तो वहाँ आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु मध्य मंडल के अंदर एक और ख़ास बात है, एक चीज़ होती है एल्बिडो। देखिए, एल्बिडो मान मध्यमान मंडल का सबसे ज़्यादा माना गया है। अब ये एल्बिडो मान है क्या? एल्बिडो की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि किसी भी सतह द्वारा जो सन है उसके द्वारा परिवर्तित जो प्रकाश है उसकी जो मात्रा है वो हम किस में काउंट करते हैं? एल्बिडो मान में करते हैं। एल्बिडो मान क्या है कि किसी भी सतह ने अगर प्रकाश को जितना ज्यादा परावर्तित किया है उतना ही उसका एल्बिडो मान ज्यादा है, लेकिन अगर वो अवशोषित कर रही है उसको तो उसका एल्बिडो मान कम माना जाता है। तो ऐसे में एल्बिडो मान बर्फ का वैसे माना जाता है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सभी मंडलों में किसका सबसे ज्यादा है? मध्यमान मंडल का। और इसकी हाइट आप याद रखना, कंपटीशन में कई बार पूछी गई है कि समताप मंडल कितनी हाइट पर है या मध्य मंडल कितनी हाइट पर है। तो हाइट्स आप देखते रहना, 0 से 12 क्षोभ मंडल, 12 से 50 या फिर 0 से 50 समताप है, उसके बाद 80 तक मध्य मंडल है, 640 ये है, और अनंत तक जो है बहिर्मंडल पाया जाता है। अगले मंडल की बात करें जिसका नाम आयन मंडल है। देखो बच्चों, आयन मंडल वास्तव में एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसकी जगह लिखा होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। हालांकि ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस के अंदर एक बार कि इनमें से कौन सा मंडल वास्तविक रूप से एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें 4 ऑप्शन रखे थे ये शुरू के और पूछा था कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान रखना, आयन मंडल वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका नाम बनाया हुआ है बाद के अंदर। बुक्स के अंदर आपको एनसीईआरटी में थर्मोस्फेयर लिखा मिलेगा आयन मंडल की जगह, तो ये बात आप नोटिस करना। आयन मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है इस आयन मंडल के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। लेयर्स नंबर 1, 2, 3, 4, इसी तरह से इनको नाम A, D, F, E के करके दिया हुआ है। कुछ तरंगे ऐसी हैं जो लघु हैं, कुछ तरंगे दीर्घ हैं। उन सभी तरंगों को, खासकर रेडियो तरंगों को ये परावर्तित करता है और इसी की वजह से क्या हो गया, धरती के ऊपर दूर संचार संभव हो पाया है। जितने भी टीवीज पे प्रोग्राम आते हैं या जितना भी हम मोबाइल फोन, सेल फोन से बात करते हैं, वो सब किसी के माध्यम से संपन्न हुआ है? आयन मंडल। और ये मंडल स्केटिंग में बटा हुआ है, छोटे छोटे बिंदुओं के अंदर बटा हुआ है, और इन्हीं बिंदुओं की वजह से जो है हमारा दूर संचार नेटवर्क काम करता है। अगला मंडल जो कि बहिर्मंडल है, ये बहुत असीम है और एक सबसे बड़ी खास बात है कि अनंत इसका विस्तार हुआ है। 36,000 किलोमीटर की हाइट पर एक दूर संचार उपग्रह हम लगाते हैं जिसको इनसैट श्रेणी के बोलते हैं हम अक्सर। इनसैट श्रेणी के उपग्रह इसमें स्थापित होते हैं
और ये 36,000 किलोमीटर पे होंगे। इनका नाम रखा गया है भूस्थिर या भूस्थाई, या इनको हम कह सकते हैं जियो स्टेशनरी। ये उपग्रह 36,000 की हाइट पे रखे जाते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि इन उपग्रहों का कार्यकाल कितना है, इनका परिक्रमण काल कितना है। तो आप बताओगे कि 24 घंटा पृथ्वी के समान, यानी जितना पृथ्वी अपने चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेती है उतना ही टाइम जो है ये भी उपग्रह लेते हैं। और इनको कितनी हाइट पे किया जाता है, 36,000। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात अगर हम करें तो फिर 35,585 किलोमीटर बैठती है। कुछ कंपटीशन में ऐसा प्रश्न आया है, बिल्कुल एक्यूरेसी पूछी है, तो एक्यूरेसी अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप एक्यूरेसी में 35,585 किलोमीटर बताएंगे। हालांकि छोटे जनरल कंपटीशन में 36,000 ही इसको माना गया है। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक कैसा लगा आप मुझे बताएंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।